आज हम कवर करने जा रहे हैं BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप। इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स प्रीवियस इसमें रिपीट हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड तक आप सारे टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस रिपीट हुए मल्टीपल टाइम्स इन प्रीवियस ईयर्स में वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है द एंटरप्रेन्योरल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो दिसंबर 2023 में, जून 2024 और दिसंबर 2024 में क्वेश्चंस आए हैं। मैंने सिर्फ 3 से 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यूज करे हैं इस पीडीएफ को बनाने के लिए, तो बाकी के क्वेश्चंस भी आए होंगे 2025 और 26 में। ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये एक तरह का इंजन है जो कि इकोनॉमिक को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके कुछ कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री खोली। अब इस फैक्ट्री को खोलने के बाद मतलब एक तरह से आपने कंपनी खोली, एक स्टार्टअप खोला। अब इसमें आपको किस किस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी जो वहां पे काम करेगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय में कौन कौन आ सकता है, एक वर्कर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक मैनेजर आ जाएगा आपका जो उन वर्कर्स को मैनेज करेगा। ठीक है, एक आप स्टाफ मान लीजिए। ठीक है, स्टाफ या फिर कोई क्लीनर मान लीजिए, क्लीनर स्टाफ। एक तरह से आपने देखिए, आपने जो स्टाफ वर्कर रखा, 3 वर्कर रख लिए, एक मैनेजर रख लिया, 2 क्लीनर रख लिए, मतलब आप एक स्टार्टअप से 6 लोगों को रोजगार दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज यहाँ पे भी कही है। एक आपने स्टार्टअप खोला जिससे आपने खुद का तो क्रिएशन करा, खुद तो क्रिएट हुए, साथ में आपने जो है वर्क फोर्स को बनाया, वर्क फोर्स क्रिएट करा, ग्रो करा। ठीक है, साथ में आपने एम्प्लॉयमेंट खत्म करी है। एक स्टार्टअप जो है एम्प्लॉयमेंट खत्म करा, आपने एक कंपनी खोली और 6 लोगों को मतलब रोजगार दिया। ठीक है, सो ऐसा ही होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, जिससे बिजनेस ग्रो हो और जॉब्स जो हो वो भी बढ़े। ठीक है, बिजनेस भी ग्रो हो और जॉब्स भी बढ़े। ठीक, यानी कि जैसे जैसे आप बिजनेस ग्रो करेंगे तो आपको वर्कर्स की भी बहुत ज्यादा नीड होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या रहता है, जो एम्प्लॉयमेंट रहती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, सॉरी, वो खत्म होती रहती है। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो अब हम बात करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कि जैसे कि अपनी सेविंग्स का यूज करके आप जो इश्यूज है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज ले लीजिए। ठीक है, या फिर जो प्रोडक्टिव चीज है उनमें यूटिलाइज करिए। जस्ट मीन्स कि मान लीजिए एक फार्मर है, फार्मर ने अपनी जो है फार्म को मतलब खेती करी अपनी। ठीक है, खेती करने के बाद उन्होंने क्या करा, फार्मिंग करने के बाद जो इनकम आई उनको सेव करा। ठीक है, और सेव करने के बाद उसको इन्वेस्ट कर दिया, एक ट्रैक्टर बाई कर लिया। ठीक है, एक ट्रैक्टर बाई कर लिया उन्होंने। ओके, थोड़ा खराब ट्रैक्टर लग रहा है। ठीक है, एक ट्रैक्टर बाई कर लिया। अब उस ट्रैक्टर का यूज करके उन्होंने अपने क्या करा, अपनी खेती को बूस्ट करा। ठीक है, और उससे जो है और जल्दी काम खत्म कर दिया अपना। ठीक है, जिससे उनकी हेल्प हुई। सेम यही चीज फॉलो होती है किसमें, इंडस्ट्रियल लेवल पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे यूज होती है, मान लीजिए किसी स्टार्टअप ने अपना कंपनी स्टार्ट करी। उन्होंने क्या करा, अपनी जो कंपनी में जो सेविंग्स करे या फिर इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के दौरान उन्होंने कुछ मशीन्स बाई करी। अब उस मशीन से क्या हुआ, उनका जो काम था वो और आसान हुआ। ठीक है, आसान हुआ और साथ में साथ वो जो काम है उसको में एक बूस्ट मिला। अब क्या हुआ, उससे और जो है पैसे, जो इनकम है वो इनकम सोर्स और बढ़ गया। ठीक है, सेल्स और बढ़ गई, जो इनकम है या सेल्स है वो दोनों ही बढ़ गई। ठीक है, और ये क्यों हुआ, उन्होंने जो सेविंग्स करी थी उनका इन्वेस्ट जो किया उन्होंने एक सही जगह करा मशीन्स बाय करने के बाद। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही जो होता है ये होता है कैपिटल फॉर्मेशन, कि अपनी सेविंग्स का यूज ऐसी चीज में करना जो कि फ्यूचर में आपको एक प्रॉफिट गिव करे, ठीक, प्रॉफिट करे, उसको एक प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना उस सही चीज में। तो अब बात करते हैं हम बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की। इसमें क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है कुछ इंसेंटिव्स देते हैं और एनकरेज करते हैं जो स्टार्टअप या हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको, कि जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज होते हैं उसमें डेवलपमेंट करने की। ठीक है, ताकि जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज पे शिफ्ट होते हैं ना वो कम हो जाए, और जो किसी गांव से किसी शहर में कोई पर्सन जा रहा है काम के लिए वो कम हो, और दोनों तरफ से अर्बन और रूरल एरिया में दोनों तरफ से सेम टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो। इससे इसलिए कहते हैं हम बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। ओके, अंडरस्टैंड। जैसे कि वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है कि देश में पैसे और रिसोर्सेज का इंक्रीज होना थ्रू बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन के जरिए।
ठीक है। जब कंपनीज में प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रॉफिट्स अर्न होते हैं तो वेल्थ क्रिएट होती है, लेकिन सिर्फ वेल्थ बनाना इनफ नहीं होता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि सोसाइटी में एक सेक्शन को बेनिफिट मिले। जैसे कि कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करती है, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है एंड इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। इस तरह वेल्थ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है और इकोनॉमिक बैलेंस होती है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये होता है हमारा वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सेम एज इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन क्या होता है कि नए आइडियाज टेक्नोलॉजी को बेटर मेथड से जो एफिशिएंट बनाए और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज टू improve a जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योरल सिस्टम इकोसिस्टम refers to interconnects elements the foster and hinder local entrepreneurship according to Daniel Lesenberg model। ओके, द क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी निकलती है तो कई बार क्या कहती है, वो जो पॉलिसीज होती है वो फेवरल होती है जो कंपनीज होती है, टैक्स में इंसेंटिव्स या फिर जो बिजनेस में इज ए डूइंग अ बिजनेस, ठीक है। और सपोर्टिव गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने सोलर पैनल की सब्सिडी दी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, अब बिजनेसेस ने क्या करा, उस सब्सिडी का यूज करके सोलर सोलर पैनल जो है वो अपने बिजनेस में इम्प्लांट कर दिया। क्या बात होती है कि बिजनेसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब सोलर पैनल की मदद से जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उससे वो अपने बिजनेस में, मतलब अपने जैसे ऑफिस या कॉर्पोरेट जो भी बिल्डिंग वो यूज करे उस वहां पे उन्होंने सोलर पैनल का लगा दिया। अब उसकी मदद से उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन था वो तो उतना ही है, पर जो बिल था इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कम हो गया, जिससे फायदा क्या हुआ कि बिजनेस को फायदा देखने को मिला, ठीक है। जस्ट लाइक दैट। इसलिए पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट, क्योंकि कई बार अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिसएग्री करती है वो बिजनेस तो उसमें उनको हार्म भी होता है, ठीक है। यानी कि कॉन्स और कॉन्स दोनों उसमें होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में, साथ में लीडरशिप भी होती है, ठीक है। पॉलिसीज की बात करें, ठीक है, पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसमें, एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम में। हेल्प कैसे करती है, उनको सब्सिडीज देती है बिजनेसेस को, जिससे वो अपनी बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फाइनेंस। फाइनेंस कैसे हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक्सेस टू सीड कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, माइक्रो फाइनेंस एंड सपोर्टिव बैंकिंग सिस्टम। ओके, तो ये सारी जो चीजें रहती है ये फाइनेंस में यूजफुल होती है, एज अ कंपोनेंट है, ज्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कल्चर। कल्चर बहुत डिपेंड करता है सोशल टॉलरेंस ऑफ अ रिस्क फेलियर, ठीक है। एक तो, जो रिस्क और जो फेलियर में जो होता है उसको टॉलरेट करना आना चाहिए, ठीक है। एक मेन कंपोनेंट होता है सेलिब्रेशन ऑफ इनोवेशन। कुछ भी आप नया बनाते हैं या कुछ भी सक्सेसफुल कोई भी चीज होती है, आप कुछ इनोवेट करते हैं, ठीक है। कंपनी में किसी पर्सन ने कोई साइट बनाई या कोई भी चीज डेवलप करी तो सब उसको सेलिब्रेट करे, ठीक है। ठीक है, कुछ आया हुआ है, नया हुआ है, नया चीज बनी है, ठीक है। विजिबल सक्सेस स्टोरीज एंड रोल मॉडल्स। किसी भी कंपनी का एक रोल मॉडल, जैसे कि फिजिक्स वाला का ले तो वहां पे एक अलग मांगेसर जो है इज अ रोल मॉडल है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी, एप्पल में आप मार्क सॉरी आप फेसबुक में आप मार्क जकरबर्ग को देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, टेस्ला में आप एलन मस्क को देख सकते हैं। तो कुछ रोल मॉडल्स होती है, उनकी सक्सेस स्टोरीज होती है जो कि एक तरह से जो वर्कर्स होते हैं उनको भी एक एम्पावर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशन, ये दो ऐसी चीजें जो कि जरूरी होती है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, लीगल अकाउंटिंग सर्विसेज, रिलायबल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट। कोई अगर मान के चलिए टेक्निकल फील्ड में है तो उनको इंटरनेट की बहुत जरूरत होगी, कोई अगर रोबोटिक्स के उनको चिपसेट्स की बहुत जरूरत होगी, कोई अगर फार्मिंग में है तो उनको एक सीड्स की जरूरत होगी, ठीक है। कोई मिल्स में है तो उनको मशीन्स की बहुत जरूरत होगी। तो डिपेंड करता है, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल होते हैं उनके लिए, ठीक है। और जस्ट नहीं, जैसे पढ़ाई में क्या रहता है, पढ़ाई में कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपका होना जरूरी है, ठीक है। अकाउंटिंग सर्विस, आप जो भी चीज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आप लेन देन कर रहे हैं, उनका एक अकाउंटिंग वो तो होना चाहिए ना अकाउंट्स में। ओके, तो ये सारी चीजें होती है जो सपोर्ट करती है आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इसके लिए लेबर फोर्स होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रमोटिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ज्यादा क्या रहता है जैसे कि
बिजनेस में आप देखेंगे कुछ कंपनीज क्या करती है, रिज्यूम लेते हैं, उसमें कई सारे क्वालिफिकेशन देखते हैं, स्किल देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कई सारे, जिसके बेसिस पे उन लोगों को हायर किया जाता है। इससे क्या रहता है कि जो कंपनी में जो वर्क पावर रहता है वो एक मैनेज रहता है, और जो उनको एक आउटपुट मिलता है वो अच्छा मिलता है ह्यूमन कैपिटल से। अब एआई जो रहता है वो कई बार रिप्लेस कर देता है, बट जो ह्यूमन टच रहता है वो फिर भी मिसिंग रहता है उस कई चीजों में, ठीक है। मार्केट की बात करें, मार्केट तो अर्ली अडेप्टर और न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो मार्केट रहता है उसमें जो अर्ली प्रोडक्ट्स, पुराना जो प्रोडक्ट्स अभी बने हैं नए नए, ठीक है, उनको पहले अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। जिससे क्या रहता है बाद में जब उनको लार्ज स्केल पे करेंगे तो लोग उसको इजीली अडेप्ट कर पाए, ठीक है। मीन्स जैसे मान लीजिए आपको एक फोन आया, ठीक है, मान के चलिए कीपैड फोन था, कहीं नहीं था, ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। एक पर्सन ने उसका एक सिंपल सा प्रोटोटाइप डाला और उन लोगों को बताया इसके क्या क्या फायदे हैं, लोगों ने समझ गया, लोगों ने उसको अडेप्ट कर लिया अर्ली, ठीक है। उसके बाद जब वो मार्केट में गया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तुरंत, जस्ट लाइक दैट, ओके। एक्सेस टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब फोन्स जो रहते हैं वो डोमेस्टिक वे में भी, मतलब गांव और जो 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 इंडिया में होते हैं, मतलब अपने कंट्री में होते हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी तो एक्सेप्टेबल होते हैं। ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि जो डोमेस्टिकली भी इंसान यूज कर ले, इंटरनेशनली भी इंसान यूज कर ले, रूरल एरियाज में भी लोग इसको इजिली यूज कर पाए, ठीक है। जहाँ पे जैसी प्रॉब्लम उस हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप जैसे कि फोन तो हर जगह बिक जाता है। अब मान लीजिए कि आप हाईटेक रोबोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और उसको आप सेल कर रहे हैं फार्मर्स को, तो ये बिल्कुल इनलॉजिकल है। मार्केट देखिए ना, फार्मर्स को जरूरत है सीड्स की, आप उनको रोबोट्स नहीं सेल कर सकते, ठीक है, ठीक है। वे जैसे ही मार्केट फार्मर्स को जरूरत है सीड्स की, ठीक है, और सीड्स आप बेच रहे हैं किसी अर्बन एरिया में, किसी ऐसे शहरी जगह में, ठीक है, जहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मार्केट डिपेंड करता है। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है, बाकी आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, आइडिया जनरेशन एंड क्रिएटिव इनोवेशन। दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था, जून 2024 में क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया था, 3-4 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन, सोर्सेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द क्रिएटिव प्रोसेस एंड चैलेंजेस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन इनसे इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम बात करें तो आता है कंज्यूमर मार्केट डिमांड और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ओके। कंज्यूमर मार्केट डिमांड्स में क्या आता है हमारा, ऑब्जर्विंग ऑफ अनफुलफिल्ड नीड्स, पैन पॉइंट्स, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड किसी और चीज की, आप सेल कुछ और कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे, ठीक है। तो ऑब्जर्व करिए उस चीज को कि मार्केट में डिमांड क्या है, उस हिसाब से आपको सेल करना है, ठीक है। तो कंज्यूमर और मार्केट डिमांड इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में मदद करता है कि मान लीजिए जैसे कि मार्केट में अभी विंटर सेल है, तो आपको क्या जैकेट सेल करनी है। अब समर्स में आप जैकेट सेल करेंगे तो वो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो मार्केट में जो कंज्यूमर्स और मार्केट डिमांड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या कर रही है उसके हिसाब से, साथ में और भी चीजें होती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। पहले से कुछ सर्विसेज है उनको वह सेम प्राइस पे बनाने का कोई फायदा नहीं है, उनको चीपर करना जरूरी रहता है, ठीक है, ओके, तभी लोग खरीदेंगे उनको। पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। पहले जैसे बताया मैंने, सब्सिडीज मिलती है, ठीक है, इनिशिएट करते हैं ग्रीन सब्सिडी की बात करी गई है, सोलर एनर्जी की जैसे मैं बात करी थी ऊपर वाले में, वही सेम चीज है। और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड, ठीक है, जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी, ठीक है, नोवल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, अभी अभी जो करंटली चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफिकेशन, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले कंज्यूमर और मार्केट डिमांड देखेंगे, ठीक है। अपने जैसे कंज्यूमर कौन से है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखेंगे और सर्विसेज देखेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स पहले से मार्केट में है अपने, और टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स देखेंगे, ओके, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टेक्निक्स ऑफ फॉर बिजनेस आइडिया जनरेशन, ठीक है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जहां ग्रुप
में बिना क्रिटिसिज्म के मैक्सिमम आइडियाज जनरेट किए जाते हैं। इससे क्या होता है, क्रिएटिव सोल्यूशन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉलेज में स्टूडेंट्स ने एक स्टार्टअप किया, ठीक है, कंपटीशन में मिलकर, ठीक है, इको फ्रेंडली चीजें बनाई, डिस्कस किया उसके बारे में, ठीक है, और उसमें जो बेस्ट था उसको चूज करके उन्होंने आगे ग्रो किया और अपने अपने प्रोजेक्ट्स को सबके सामने रखा, ठीक है। जैसे इसी को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, टेक्निक वेयर अ पार्टिसिपेंट जनरेट्स अ वास्ट नंबर ऑफ आइडियाज विदाउट इंटीमेट क्रिटिसिज्म और फिल्टरिंग, ठीक है। दो लोगों ने कुछ बनाया, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के आराम से उन दो लोगों ने जो चीजें बनाई है वो दूसरों को दिखाओ, ठीक है, उनमें से जो बेस्ट होगा वो लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या रहता है कि चलो अभी कंप्लीट करते हैं, तो ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ आ गया, ठीक है। फोकस ऑन ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स are gathering a small group and target a customer to discuss their problems and potential product and concept under a moderator, okay, understood? problem inventory analysis, problem को समझिए, presenting a consumer's list to specific problems in a general product category, identify area for a innovation, जो प्रॉब्लम्स है उनको समझिए, उनको स्पेसिफाई कीजिए, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को कैटेगराइज कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए इस एरिया के हिसाब से कि हाँ एक एरिया में, जैसे कि मान लीजिए एक एरिया ऑफ ग्रुप में क्या है, फोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ जगह रहती है गाँव जैसी जगहों पे, जैसे कहीं की इंटरनेट नहीं है, तो क्या कहता है, जियो फाइबर ने क्या करा था, अपना जियो एयर फाइबर लाया, उन्होंने प्रमोट किया ना। गैस वो क्या था, उनका क्रिएटिविटी, उन्होंने प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया इस एरिया ऑफ ग्रुप की हाँ गांव वाले एरिया में वाईफाई नहीं आ सकता, तो उन्होंने एयर फाइबर इंट्रोड्यूस करा, जस्ट लाइक दैट, कि हम प्रॉब्लम की इन्वेंटरी को एनालाइज करें, ठीक है, एनालिसिस करें उसका, ओके। स्कैन पर टेक्निक, ठीक है, समझिए, जैसे कि आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं, आस्किंग अ क्वेश्चन टू इनोवेट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई एंड पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रिवर्स, ठीक है, समझ में आया? मैंने अभी एग्जांपल दिया। अब क्या था, पहले क्या था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अब कुछ लोगों को था कि मुझे ऑफलाइन भी चाहिए, तो प्रॉब्लम हो गई, कुछ लोगों को ऑफलाइन चाहिए, कुछ बच्चों को उनको एक टीचर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है, अब कुछ लोगों को कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो दोनों प्रॉब्लम्स को मैंने जब देखा तो उन दोनों को मैंने क्या करा, कंबाइन कर दिया कि हाँ भाई हाइब्रिड क्लास है, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, ठीक है, मैंने जूम मीटिंग चालू करके ऑनलाइन भी पढ़ा दिया, ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ा दिया, तो ये मैंने कर दिया सेम, ठीक है। अब मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक ने ऐसा, फेसबुक नहीं कुछ दूसरा हम लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं अच्छे से, मान लीजिए एक शॉप है, शॉप में ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख दिए, पर उस शॉप की मिठाइयाँ बहुत अच्छी है, तो कस्टमर्स ज्यादातर अट्रैक्ट हो रहे हैं उस मिठाइयों की तरफ, पर कस्टमर जो शॉपकीपर है, जो शॉप वाला है, वो बहुत सारी चीजें बेचता है, वो मिठाइयाँ भी बेचता है, बैट्स भी बेचता है, ठीक है, कपड़े भी बेचता है, ठीक है, और जो फालतू के सारे सामान है वो सब बेचता है, पर उसकी मिठाइयाँ सबसे ज्यादा बिकेगी। इससे क्या हो रहा है, उसका उसका लॉस हो रहा है कि बाकी चीजें खरीद रहा है, उसमें तो उसका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने एलिमिनेट कर दिया, क्या क्या एलिमिनेट कर दिया, उसने क्लॉथ एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, उसने जो बाकी के ये अदर थिंग्स थे उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब वो किस पे फोकस कर रहा है, सिर्फ स्वीट्स पे फोकस कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या हुआ, उसका जो ग्रोथ थी वो बढ़ गई, अंडरस्टूड, ठीक है। और मैंने जो कंबाइन का बताया था वो मैंने क्लासरूम का एग्जांपल लिया, क्लासरूम एक एग्जांपल है, ठीक है, जो हाइब्रिड क्लासरूम्स होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके हमें टेक्निक इज जस्ट लाइक दैट कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, उसको कंबाइन करिए, अडेप्ट करिए, मॉडिफाई करिए, एलिमिनेट करिए, रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, रिवर्स का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है क्यूआर कोड, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि क्यूआर कोड कैसे इन्वेंट हुआ था ऐसे ही ना कि जब वो मॉल में गया था, जो क्यूआर कोड का इन्वेंटर था या पेटीएम का इन्वेंटर था आई थिंक, तो वो क्या किया, मॉल में गया, मॉल में जाने के बाद उसने देखा कि सारे लोग क्या कर रहे थे कि प्रोडक्ट ला रहे थे, प्रोडक्ट को स्कैन कर रहे थे, उसके बाद उसका बिल बना था, जस्ट उसने रिवर्स कर दिया, उन्होंने क्या करा कि शॉपकीपर क्यूआर कोड रखेगा और कस्टमर स्कैन करेगा, अंडरस्टूड, तो ये क्यूआर कोड इसका बेस्ट एग्जांपल है रिवर्स का, ओके। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए जिससे आपको ये जो स्कैमर टेक्निक है ये समझ में आ जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिव प्रोसेस, ओके। क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, ओके, तो इसको समझते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या होता है, क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, जिसमें
हम एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च करेंगे हम, फिर कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से हम वो चीजें वहां पे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन करेगा, हम इमर्सिंग वन सेल्फ द प्रॉब्लम डोमेन, ठीक है, प्रॉब्लम को समझेंगे, डाटा गैदर करेंगे उसके बारे में, फिर कंडक्ट करेंगे रिसर्च। ओके, इंक्यूबेशन क्या होता है, इस स्टेज में पर्सन प्रॉब्लम से थोड़ा ब्रेक लेता है और सबकॉन्शियसली माइंड में आइडिया प्रोसेस करता है कि कई बार सोल्यूशन सडनली मिल जाता है उसके बारे में कि हाँ मुझे इसका प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोडिंग का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अब चलते चलते आपको चांस आता है, अच्छा यार यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था, यहाँ पे शायद से मुझे मैंने कुछ मिस कर दिया था, आई थिंक मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे बार नहीं, मतलब कुछ समथिंग आपको अचानक से याद है सडनली, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली माइंड में ये चलता रहना चाहिए, ठीक है, जैसे स्टेपिंग अवे द प्रॉब्लम अलोइंग द सबकॉन्शियस माइंड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दिमाग में चलना चाहिए आपके, ठीक है, कि प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, होता है कई बार। इल्यूमिनेशन स्टेज, ये इक्यूरा मूवमेंट से आया है, ठीक है, आइडिया सडनली। तो होता क्या है कि जैसे कि एक न्यू आइडिया क्लियर हो जाता है तुरंत, ठीक है, आइडिया क्लियर हो गया तो इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन, ठीक है, द मोमेंट जस्ट सडनली एनालाइज की क्लियर हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फूड सेलिंग के लिए कोई चीज चाहिए, मतलब मैंने मान लिया मुझे जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम मुझे क्या करना था, घर पे क्या है रात को खाना नहीं आ पाता, नहीं बना पाता कुछ पर्सन, तो सडनली मुझे क्या याद आया, एक डिलीवरी ऐप बनाऊंगा मैं, उसकी कोडिंग ऐसी होगी, उसका यूआई ऐसे होगा, ठीक है, डिलीवरी बॉय यहाँ से आ जाएगा और खाने के लिए मैं रेस्टोरेंट बुक कर लूंगा। तो उसने तीन चार चीजें देख ली, उसके बाद उसने एक पेपर प्रोडक्ट किया, देन ओके दिस इज द फाइनल, अब मैं साइट तैयार करूंगा, अब मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा। दिस इज द पॉइंट कि तुम्हें रियलाइज हो गया कि हाँ सडनली तुम्हें याद आया कि अब क्लियर है मेरा, मुझे ये काम करना है, ठीक है, जैसे कि हाँ पेपर का लास्ट डे है, अब तो पढ़ना है, 9 बज गए बस, अब पढ़ना है, सुबह मुझे जाना है, ठीक है, क्लियर है आपका, वो अलग बात है आप पढ़े नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशन स्टेज की बात करें, ठीक है, इसमें टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द आइडिया एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लास्ट स्टेज में आइडिया को टेस्ट किया जाता है कि वो प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जोमेटो का जैसे एग्जांपल दिया, अब मार्केट में मैंने लॉन्च कर दिया जोमेटो, जैसे मैंने कंपनी ऐसे लॉन्च कर दी, ठीक है। सो अब मैंने क्या करा, मार्केट में है, अब मुझे पता चल रहा है मैं जिस एरिया में हूँ वहां पे तो स्टोर्स है ही नहीं, स्टोर्स है ही नहीं कोई भी। अब तो उसमें कोई फायदा नहीं है कि डिलीवरी बॉयज तो मिल रहे पर स्टोर्स ही नहीं है, तो खाना डिलीवर हो ही नहीं पा रहा, रात को कोई खाना ही नहीं बनाता, गांव वाले एरिया में कहाँ खाना बनता है रात को, कहाँ से लाएगा पर्सन खाना। तो इस केस में तो वो फेल हो गया आइडिया, ठीक है, अर्बन एरिया पर चल गया पर रूरल एरिया में नहीं चला, ठीक है। इस केस में हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, कोई दूसरा आइडिया अपनाएंगे, ठीक है, ठीक है, अर्बन एरिया पे चल गया था, अर्बन एरिया में हमने चला हाँ अर्बन एरिया के लिए बेस्ट है, रूरल एरिया के लिए कुछ दूसरा आइडिया सोचेंगे। ओके, तो ये टेस्टिंग होती है अपने बिजनेस को ट्राई करने के लिए। ओके अंडरस्टूड, तो इसमें क्या होता है, टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द आइडिया टू फिजिबिलिटी एंड मार्केट पोटेंशियल, कि मार्केट में उसका पोटेंशियल क्या है। हाँ अर्बन एरिया में चला तो बहुत अच्छा चला क्योंकि लोग आके थक के खाना खा रहे हैं जोमेटो में, ठीक है। लास्ट तो नहीं है, थर्ड है, ओके थर्ड है बिजनेस प्लान एंड प्रिपरेशन एंड फिजिबिलिटी एंड एनालिसिस। इससे मोस्टली क्वेश्चन आए हैं 2023 में, 24 में भी आए हैं, ठीक है। फोकस एरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, कंपोनेंट्स ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर, और पूछ सकता है डीपीआर क्या होता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरी। अब बिजनेस प्लान और डीपीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है, बिजनेस प्लान और डीपीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये समझे गया। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो हमारे पास होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ये एक देखिए रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस का कंप्लीट रोड मैप रखता है, ठीक है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें सारी चीजें जो रहती है वो आपको एक रिपोर्ट की तरह उसमें शो होती है कि आपका बिजनेस कैसे वर्क करेगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर को क्लियर डायरेक्शन देता है कि गोल्स पर फोकस करता है, ठीक है, उसके बैंक्स इन्वेस्टर्स, ठीक है, और उसके वेंचर का जो कैपेबिलिटीज होती है कैपिटलाइज होती है, ठीक है, फंडिंग किसको देनी है, फंडिंग कैसे लेनी है, जो भी चीजें रहती है वो सारी चीजें इसमें रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से एक बता देता हूँ आपको, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो डीपीआर में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, मतलब डीपीआर बनाएगा एक,
ओके, उसमें क्या करेगा, पहले इक्विपमेंट्स की कॉस्ट लिखेगा, फिर देखेगा कस्टमर कौन कौन से है, जो भी मतलब बीमार कस्टमर्स होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेगा, वो डॉक्टर्स का देखेगा कि हाँ मेरे इस हॉस्पिटल के सामने अपना वो पैथोलॉजी लैब खोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो एक्सपेक्टेड इनकम मेंशन करेगा वो कि कितनी इनकम होगी, ठीक है। और फिर वो जितनी लोन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर घर से भी जो भी पैसा आएगा वो देखेगा, ठीक है। और थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में आउटलाइन करेगा, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी बनाएगा, फाइनेंशियल फोरकास्ट करेगा और क्यूएसएल। अब ठीक है, देखते हैं। रोड मैप तैयार करेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी इसको ऑब्जेक्टिफाई करेगा, ओके। फंड्स, जो बैंक्स के फंड्स है वो लेगा, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट देखेगा, एंजल इन्वेस्टर्स देखेगा, ठीक है। पोटेंशियल रिस्क एंड प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोएक्टिवली, और इट सर्व्स टू कम्युनिकेट टू टूल्स अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट एंड रिसर्च। कई बार रहते हैं ना, जब हम शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में होते हैं ना, अपने बिजनेस प्लान को सामने रखते हैं और बताते हैं उनको कि हाँ ये चीजें हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना है, आप कितना फंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। समझ में आ गया। मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, ओके। सो पहला, एग्जीक्यूट द समरी, ठीक है। सेकंड, कंपनी का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए आपको। मार्केट एनालिसिस, मार्केट की सेल्स और स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, टेंटिकल, सेल्स फनल, ऑपरेशंस एंड प्लान्स, लोकेशन कहाँ पे करेगा, लोकेशन मैटर करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, रूरल एरियाज में अगर आप फूड डिलीवरी ऐप चला रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, कितना डिफरेंट था उसमें चीजें, क्या। तो वो डिपेंड करता है इक्विपमेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। मैनेजमेंट की, ठीक है, जो प्रोफाइल्स ऑफ फाउंडर, की पर्सनल्स और एडवाइजरी बोर्ड, इस चीज का ध्यान रखना। फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट्स, इन सबका चीजों का देखना, ठीक है। ये पढ़ लीजिए एग्जैक्ट। ये चीजें मैंने वैसे पहले बता रखी है, तो वापस से बताने में टाइम वेस्ट। ओके, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। इसमें बिफोर राइटिंग अ फुल बिजनेस प्लान एंड आइडिया टू पास अ फिजिबिलिटी टेस्ट, एक फिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको पास करना होता है, ठीक है, फुल बिजनेस प्लान के लिए। पहली बात कि मार्केट फिजिबिलिटी क्या होती है, कि सफिशिएंट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, हु आर द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर कौन है और क्या डिमांड जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये देखना पड़ता है, ठीक है, प्लान करने से पहले। दूसरा, टेक्निकल ऑपरेशन एंड फिजिबिलिटी, कैन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, इज द टेक्नोलॉजी अवेलेबल और रिलायबल, ठीक है। जो चीज आप बना रही हो क्या वो रिलायबल है, उसकी टेक्नोलॉजी अभी है क्या। फूड डिलीवरी के लिए ऐप है, गूगल मैप से बनाने को कर लेगी, एपीआई मिल जाएगी, चीजें है, ठीक है। अब सीड के लिए सीड्स आपको मिल जाएगी, सीड्स आप कर पाएगी, कर लेगी, ठीक है। फ्रिज बनाना है, फ्रिज का बिजनेस चालू करना है, फ्रिज के लिए फोन बना सकते हो, फोन के लिए टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंट मोबाइल बना रहे हैं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, नहीं है, तो आप उसको क्यों लेते, ले ही कहीं नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैन्युफैक्चर की बात करें, कैन इट बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट को मैन्युफैक्चर ही नहीं हो सकता, तो आप कैसे सेल करेंगे उसको, अंडरस्टूड। सो ये चीजें रहती है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होती है, एज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मैनेजेबल, इज द प्रोजेक्टेड आरओआई अट्रैक्टिव, ठीक है। ये चीज रहती है फाइनेंशियल वे में अगर आप जा रहे हैं तो, फाइनेंशियल चीजों में रिक्वायरमेंट्स पे। सो फिफ्थ है हमारा एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दिसंबर 2023, जून 2024 और दिसंबर 2024 में इसके क्वेश्चंस आए थे। रोल ऑफ एमएसएमई, मुद्रा योजना और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो समझते हैं रोल ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स आर अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। They contribute a roughly 30% of GDP and over 40% of total exports. Understood? ठीक है, तो इसको थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, नीचे नीचे चलिए, फिर इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। फर्दर, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर and after agriculture, promoting the inclusive growth and reducing the regional sorry regional imbalances. Okay, initiatives for MSMEs, इसके अंदर हम देख पड़ेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एमएसएमई
डेवलपमेंट एक्ट 2006 और उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो इकोनॉमी की तरह के बैकबोन है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस कैटेगरी के अंदर ये सारे बिजनेसेस आते हैं, स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंटरप्राइजेस जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्मॉल बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेडिकल शॉप्स, फूड प्रोसेसिंग और क्लॉथ बिजनेसेस जैसे होते हैं, वो एमएसएमई के अंदर फॉल करते हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, ये इकोनॉमिक का एक मतलब इकोनॉमी को एक स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पे होते हैं, जो बहुत ही पूरे इंडिया में ये फैले रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं बिजनेस से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी बनता है एक तरह से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक स्मॉल डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी है, या फिर मान लीजिए एक लोकल बेकरी है, तो ये भी एक एमएसएमई हो सकती है। ठीक है, लोकल लोगों की। तो ये लोकल लोगों को जॉब भी देती है। ठीक है, मेडिकल शॉप में गए आप, वहां पे मेडिकल शॉप में भी देखेंगे 2 से 3 लोग काम करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट तो दे रही है। ठीक है, या फिर आप मान के चलिए किसी क्लॉथ प्रोसेसिंग कंपनी में है। ठीक है, तो उस कंपनी में भी बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल इन एमएसएम कैटेगरी। ठीक है, जो स्मॉल और माइक्रो जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, मीडियम बिजनेसेस होते हैं। अब इसमें क्या था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बनाया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर क्या होता है हमारा कि फंड द अनफंड, ये उनका स्लोगन था, मतलब कहा गया था। इस प्रोवाइड्स अ लोन अप टू 10 लाख नॉन कॉर्पोरेट। ठीक है, जो कॉर्पोरेट नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज है, उनको अप टू 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज विदाउट रिक्वायरिंग अ कोलेक्ट्रल, बिना कोलेक्ट्रल के। एंड लोन्स आर कैटेगराइज्ड द शिशु, किशोर एंड तरुण बेस्ड फंडिंग। ठीक है, तो ये जो लोन की कैटेगरी के नाम है, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, इसमें क्या रहता है कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको 10 लाख तक का जो है कोलेक्ट्रल फ्री लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, द फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क दैट क्लासिफाई MSMEs based on the investment and a turnover and provides a mechanism for addressing a delayed payment to MSMEs। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क था, लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो एमएसएमई कंपनी जो कैटेगरी में फॉल करते हैं वो चेक करती है। ठीक है, और बाकी की बेसिक सी चीजें रहती है, एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, ये फुली ऑनलाइन रहता है, पेपरलेस प्रोसेस रहता है, फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन और टैक्स और बिजनेस डेटाबेस यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एमएसएमई का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आप पोर्टल पे जाके करा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं इसके अंदर। ओके, अब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारे इस पूरे कोड का। ठीक है, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, का मतलब है विलेज या रूरल एरिया, जैसे गांव के जो लोग होते हैं, मतलब गांव एरिया होता है जैसा, उसमें जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं, जो कि लोकल रिसोर्सेज और लोकल नीड्स के बेस पे होता है। इससे विलेज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पॉवर्टी कम होती है और माइग्रेशन सिटीज की तरह रिड्यूस होता है। रूरल एरियाज में जो बिजनेसेस होते हैं, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स में कॉमन होते हैं ये। ठीक है, एग्जांपल मान लीजिए कि विलेज में हनी प्रोडक्शन हो रहा है, या ठीक है, वीट प्रोडक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, या लोकल फार्मर्स को इनकम इंक्रीज की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें रहती है वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। ठीक है, आप मान लीजिए कि एक खेत में कितने लोग काम करते हैं, 1-2 लोग तो नहीं काम करते हैं, मल्टीपल लोग काम करते हैं। तो डिपेंड करता है खेत कितना बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा फार्म है। ठीक है, तो अगर एक बड़ा फार्म है तो उसमें एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या रहता है कि रूरल एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एमर्जिंग एट द विलेज लेवल। ओके, विलेज लेवल पे बात करिए, क्योंकि फार्म्स होते हैं ज्यादातर विलेजेस में। तो इट रिलाइज विद हेवीली लोकल रिसोर्सेज एंड एड्रेसेस लोकल नीड्स। बेनिफिट्स इंक्लूड स्टॉपिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, इससे क्या रहता है कि जो अर्बन एरियाज में लोग जाते हैं उनको जो है काम के लिए, तो वो रूरल एरियाज में ही काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऊपर भी था, हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कुछ डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करती है, कुछ कैसे डेवलपमेंट की स्कीम्स देती है कि वो रूरल एरियाज में ही कुछ मिल्स या फिर कुछ इंडस्ट्रियलाइज कर दे थोड़ा सा, ताकि लोग शहर में जाने से तो गांव में ही काम करें। ओके, रिड्यूसिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को थोड़ा खत्म करती है। ठीक है, एंड प्रिसेविंग और लोकल आर्ट्स। ठीक है, मान के चलिए जैसे कि कुछ आप
इंडस्ट्रियलाइज कर दे, जैसे कि कुछ गुजराती चप्पल है जो अभी फेमस हुई थी, आप रिसेंटली सुना होगा आपने। तो वो जो आई थॉट, मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्टली, तो वो जो है फेमस हुआ, अब क्या है इंडस्ट्रियलाइज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि लोग अब इन कंपनीज के अंदर वो चप्पलें बनने लगी, ठीक है। तो एक तरह से वो जो लोकल आर्ट को सपोर्ट करा है उस इंडस्ट्री ने, उस कंपनी ने, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, जो रूरल एरियाज के जो भी क्राफ्ट्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं, वो ग्लोबल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और मेजर चैलेंजेस जैसे इन्वॉल्व लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, ओके, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स रहती है, लिटरेसी डिफिकल्टी और एक्सेसिंग ऑफ फॉर्मल क्रेडिट चैनल्स, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है जब भी गांव में कोई भी चीज आती है और लोगों को नहीं मिलती, तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि सरकार थोड़ा सा डोनेशन देती है, तो उस केस में अब ये सारी चीजें खत्म हो सकती है, ठीक है। तो यहीं तक था चैप्टर, मतलब ये जो पूरा कोड है, इसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू सारा सब बता दिए, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा खुद से, सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। और तो सी यू लेटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पीडीएफ आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।